संबोधन किया तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने गोरखाली में यहां पर संबोधन किया। मैं ये महसूस कर रहा था कि देश जब आजाद हुआ और आजादी के समय हमको विरासत में जो सामाजिक ताना बाना मिला, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उस ताने बाने को जो जिस रूप में था उसको और पुष्ट, मजबूत, स्थापित और आगे बढ़ाने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज हमारी ये जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति अपने उस मूल रूप में फल फूल रही है। आज हम सब लोग इस देश को अपनी मां मानते हुए, इस देश को अपना आधार मानते हुए, हम सब लोग जिस रूप में भी हैं आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है। मतलब ये गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोली, और सरकार ने सबको विकसित होने का मौका दिया। तो निश्चित रूप में ये नीतियां कांग्रेस की नीतियां थी। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम नगर निगम के चुनाव के प्रचार में आपके बीच आए हैं और नगर निगम के चुनाव के प्रचार के बीच मैं आप लोगों से ये बातें कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी, देहरादून स्मार्ट सिटी बन गई। मैं नवादा के हमारे भाइयों से, बहनों से पूछना चाहता हूं कि 1500 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस 1500 करोड़ में, इस 1500 करोड़ से एक नया नगर बच सकता था। उतने पैसे में इस नवादा में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये जरा सरकार को बताना चाहिए कि यहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ। यहां पर आप लोग अगर थोड़ा बहुत कुछ आपको काम दिखाई दे रहे होंगे तो निश्चित रूप में यहां पर पहले कांग्रेस के पार्षद रहे होंगे, वो जरूर आपकी आशा की किरण रहे होंगे। बाकी मेयर के स्तर पर, सरकार के स्तर पर निश्चित रूप में जब भी आपने कोई उम्मीद की होगी तो वो उम्मीद नाउम्मीदी में बदली होगी। ऐसे समय में यहां पर कितने भाई हैं जिन्होंने देश में किसी स्मार्ट सिटी का दौरा किया? कोई है? हाथ खड़ा कर सकता है? किसी भी देश में इतनी स्मार्ट सिटियां बनाई सरकार ने, कहीं एक आपने दौरा किया? ये तार ऐसे झूल रहे हैं यहां, ये स्मार्ट सिटी है? बरसात आती है तो नालियां उफान पर होती हैं, सड़कों में पानी बहता रहता है, ये क्या स्मार्ट सिटी है? मतलब जब सीजन, बरसात का सीजन हो, तमाम बीमारियां, डेंगू आदि बीमारियां सरेआम फैली रहती हैं, क्या स्मार्ट सिटी है? आखिर वो 1500 करोड़ रुपए गया कहां? उसका कारण यह है कि जब नीचे से ऊपर तक एक ही पक्ष के लोग बैठे रहते हैं, जब मेयर उन्हीं का, विधायक उन्हीं का, राज्य की सरकार उन्हीं की, केंद्र की सरकार उन्हीं की, सांसद उन्हीं का, राज्यसभा सांसद उन्हीं का, सब जब उन्हीं का है तो ये सब एक ही पक्ष के लोग आपस में बंदर बांट करके आपके जो हक का पैसा है, आपके जो हक के संसाधन है, उन संसाधनों की बंदर बांट कर देते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि जो आशातीत विकास का जो सपना आप लोग देखते हैं वो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर मेयर और पार्षद के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनको अपना आशीर्वाद दें। अभी यहां पर एक चीज हमको भड़काते हैं लोग, वोटरों को भड़काते हैं। मैं कल काशीपुर था, वो काशीपुर में भी शाम को मैं वहां था, वहां सब लोग शिकायत कर रहे थे कि बीजेपी वाले विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले धर्म के ध्रुवीकरण को करके चुनाव जीतना चाहते हैं। अरे भाई, ये तो छोटा सा चुनाव है और इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण करके अगर कोई चुनाव जीतना चाहता है और अगर वो चुनाव जीत भी गया तो वो क्या विकास करेगा? क्योंकि वो जब धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीतेगा तो विकास क्यों करेगा? विकास वही करेगा जो विकास का वादा करके चुनाव जीतेगा, वो विकास करेगा। धार्मिक ध्रुवीकरण करके जो चुनाव जीतेगा वो तो वही काम करेगा। और दूसरा, हमको डर दिखाया जा रहा है धर्म का। अरे भाई, हमको क्या धर्म का डर दिखाओगे? हमारे सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। कहा है ना गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब धर्म का नुकसान होगा तो मैं अवतार लूंगा। तो जिस सनातन धर्म के लिए भगवान ने ये वादा किया हो कि जब धर्म का नुकसान होगा मैं तब
अवतार लूंगा, तो हमको भगवान के उस वादे पर विश्वास है, इसलिए हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। भारतीय जनता पार्टी जब लोग उनके नेता अपनी कुर्सी खतरे में देखते हैं, तब तब वो धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, लोकतंत्र में वोट मेरिट के आधार पर दीजिए। एक बहुत ही महान पश्चिमी मतलब यूरोप के एक विचारक ने एक बात कही, और उसने कहा कि पॉलिटिशियन और हम अदो वस्त्र, मतलब जो हम इनर वियर पहनते हैं, बनियान वगैरह जो पहनते हैं, ये वस्त्र और पॉलिटिशियन बदलते रहना चाहिए, एक विचारक ने कहा। और उसने कहा उसने कि अगर पॉलिटिशियन को न बदलो तो वो तानाशाह बन जाता है, वो भ्रष्टाचारी बन जाता है, और ये अवैध वस्त्र बनियान वगैरह न बदलेंगे तो उसमें जुए पड़ जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे जुए नहीं पड़ने चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को बार बार लहरों में बह के जाति, संप्रदाय, भाषावाद, ये वाद वो वाद, इसमें पढ़ के अगर बार बार ऐसे लोगों को अगर सत्ता में बिठाने का नीचे से ऊपर तक अगर आप लोग जनता काम करेगी, तो निश्चित रूप में वहां भ्रष्टाचार पनपेगा, वहां तानाशाही पनपेगी। और जो लोग ये समझते हैं ना, आज नेगी जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पता नहीं पार्टी ने भी जवाबदारी दे रखी है, लेकिन उसके इतर भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं आप लगे रहते हैं, तार्किक रूप में ठोकते रहते हैं बीजेपी को। धन्यवाद आपको, ये मुझे मौका मिला इस मंच पे बोलने का, और ऐसे कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन उत्साह बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों का उत्साह पर मैं एक बात बोल रहा हूं, ये ऐसा हो गया आज समाज में कि अगर सरकार ने अभी 1,500 करोड़ का घोटाला किया, मैंने बोलना तो कम था क्योंकि भाई को आगे बहुत जगह जाना है, पर अब नेता के हाथ में माइक आ गया तो जैसे बाकिया होता है ना, बाकिया के पास हम चावल लेके जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बाकिया बोलता ही है अपना, तो हमारा भी वही हाल हो गया। जब यह आ गया तो कुछ ना कुछ। तो सवाल यह है, ये एक तरफ चुनाव का हल्ला, और इस चुनाव के हल्ले में सरकार ने सोचा कि हम 1,500 करोड़ का घोटाला कर दें। 1,500 करोड़ का घोटाला कर दिया। यह पहला मौका है भारत के इतिहास में कि सरकार ने किसी निजी संस्थान को एक संपत्ति देने के लिए 1,000 करोड़ की जमीन पर 600 करोड़ रुपए खर्च करके वो किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया। और ऐसा समय चुना, यह समय चुना कि जब चुनाव हो रहा हो, जब हमारी आवाज बहुत ज्यादा ऊंचे तक न जा सके, जब सब तरफ चुनाव का हल्ला हो, उस समय और 1,600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक संस्थान को, प्राइवेट संस्था को देने का काम किया सरकार ने। और लोग सोच रहे हैं, नेगी जी, मतदाता सोचता है कि अगर सरकार में बैठा हुआ मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है तो हमारा क्या गया? भूल है ये। जो लोग ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार करके सरकार में बैठे हुए मंत्री ने अगर भ्रष्टाचार कर दिया और हमारा क्या गया, मैं उन्हें चेताना चाहता हूं, उन्हें जगाना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आप ये न सोचें कि आपका क्या गया। आपका ही गया, मेरा ही गया, हमारा ही गया। क्यों क्या गया? हम जब नौकरी करते हैं ना, जब हम नौकरी पेशा लोग होंगे, जो उनके घरों में जो तनख्वाह आती है वो इनकम टैक्स काट के आती है। आप सुबह से शाम तक जो सामान खरीदते होंगे ना, हमारी बहनें साबुन खरीदती होंगी, तेल खरीदती होंगी, दूध खरीदती होंगी, बच्चों की फीस देती होंगी, बच्चों की किताब कॉपी, आप बच्चों की किताब कॉपी लेती होंगी, बिजली का बिल देती होंगी, हर एक पर टैक्स है, हर एक चीज पर टैक्स है। ये मत सोचो कि आपके जेब से नहीं जा रहा है, वो टैक्स का पैसा है जो 1,600 करोड़ रुपए किसी प्राइवेट को दे दिया गया अपने हितों के लिए। इसलिए उस पैसे को आप भी चुकाओगे, और नहीं चुका पाओगे इस जीवन में तो हमारी आने वाली संतति, हमारी आने वाली जनरेशन उस पैसे को चुकाएंगी। इसलिए हम पर फर्क पड़ता है, भ्रष्टाचार का फर्क पड़ता है हम पर। आज पश्चिम में यूरोप के देश क्यों समृद्ध हो रहे हैं? क्योंकि वहां के नेता भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इसलिए वो देश समृद्ध हो रहे हैं। और भारत में ये भ्रष्टाचार का जो कोड़ लग गया, भ्रष्टाचार का एक कैंसर जो लग गया, इसने देश को जर्जर कर दिया है, इसने राज्य को जर्जर कर दिया है, इसने इस निगम को जर्जर कर दिया है। कहां है 1,500 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी बनाने का पैसा? मैं आज यहां सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। देहरादून की तमाम नगर निगम की जमीनें बंदरबांट हो रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पोखरियाल जी और थापा जी जब वहां पर विजय होकर जाएं तो अपने अपने वार्डों से इस बात का पता लगाएं कि सत्ता में बैठे हुए कौन लोग हैं
जिन्होंने नगर निगम की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया, नगर निगम की जमीनों से फायदा उठाने का काम किया। जिन जमीनों का फायदा आम आदमी को मिलना था, सुविधाएं बनाकर, पार्क बनाकर, तमाम चीजें बनाकर जो फायदा उनको मिलना था, वो फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया। इन सब चीजों का फैसला कब होगा? ये मंडाण है भाई। मंडाण में जब देवता नाचते हैं तो सब अपने अपने अनुसार बोलते हैं, उनको भी हक है, लेकिन उनका ये फर्ज भी है कि वो जब इस मंडाण में आए तो इस मंडाण में अपने किए हुए कामों को बताएं कि हमने ये किया। हम मानेंगे? खाली हमेशा एक ही बात कि खतरे में है, खतरे में है, खतरे में धर्म। अरे भैया, हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं था। इस गणेश गोदियाल को अपने सनातन धर्म पर विश्वास है और यह विश्वास है कि हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता। खतरे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कुर्सियां हैं, जिसके तहत इन अफवाहों को ये लोग उड़ाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में एक काबिल व्यक्ति, हमने मेयर का प्रत्याशी के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत किया है प्रत्याशी के रूप में इस उत्तराखंड राज्य के लिए, जिन्होंने आंदोलन के तहत कई बार जेल जाने का काम किया है। अभी हमारे वक्ता आदरणीय नेगी जी बता रहे थे, सजवान जी बता रहे थे, जो व्यक्ति अपने पहाड़ी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, जो व्यक्ति डीएवी में 3 बार छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हो, वाकई एक बार भी आसान नहीं होता। पर मुझे लगता है कि पूरे ग्रेजुएशन, 3 साल के ग्रेजुएशन के दौरान जो व्यक्ति हर साल छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हो, उसके अंदर निश्चित रूप में कुव्वत होगी। उसके अंदर इस उत्तराखंड के लिए, इस प्रदेश के लिए और यहां के लोगों के लिए समभाव दृष्टि रखते हुए सबके लिए आंदोलन करने की जो क्षमता थी, उसका प्रमाण उन्होंने अतीत में दिया है। इसलिए ऐसे लोगों को आप लोग अपना आशीर्वाद दें। मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम दूंगा, क्योंकि और भी लोगों को बोलना है। मैंने तो भाई से निवेदन किया था कि भाई हर जगह सबको मत बुलाओ, क्योंकि अगर हर जगह सब बोलेंगे तो समय कम मिलेगा। मेयर क्या बोलेगा? फिर मेयर क्या बोलेगा? और तब जहां हमने 5 बजे पहुंचना है वहां पहुंचेंगे, 8 बजे, और वो भी गाली देंगे। तो इसलिए समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। आजकल तो फेसबुक का जमाना है। गणेश गोदियाल ने एक जगह बोला तो 10 जगह बात चली जाएगी। ये हो गया कि हम भी शामिल हो गए। पर मेरा ये मानना है कि समय का मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप लोगों ने यहां पर हमें मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।